गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीआर एग्जाम डोज में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पर। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी आपके कई सारी जातियों के बारे में, जो कि उत्तराखंड की पुरा जातियां थी। किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से उस वीडियो को उतना ही बनाना पड़ा, ठीक है। परंतु उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि हम लोग जो है इसकी वीडियो को कुछ ही घंटों में आपके पास में लेके आने वाले हैं। तो हमने बात की थी आप लोगों से कि नेक्स्ट जो अब आप जो है जो पुरा जातियों में जो पहली जाति हम लोग पढ़ेंगे उस जाति का नाम होगा कोल जाति, और कोल जाति को करते हैं स्टार्ट और अपने टॉपिक को लिखते हैं। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो जाति का नाम होगा कोल जाति। जाति का नाम है कोल जाति। कोल जाति समझते हैं। ये जो कोल जाति है एक्चुअली तौर पर इनका जन्म, या फिर सबसे पहले इससे पहले ये बात करते हैं इनकी शारीरिक जो बनावट होती है वो किस प्रकार की होती है। सबसे पहले उसके ऊपर बात करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे रिस्पेक्टफुली आगे के टॉपिक्स को भी हम लोग स्टार्ट करेंगे या फिर आप कंटिन्यू करते चले जाएंगे। देखिए कोल जाति के अगर मैं फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करूं या फिर शारीरिक बनावट की बात करूं कि किस प्रकार से उनका शरीर बना हुआ है, तो सिंपल सी बात यह हो गई कि ये देखो, मैं यहां पे लिखना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होगा उन्हीं पॉइंट्स को, उन्हीं टॉपिक को हम यहां पे लिखेंगे। अब सीधी बात यह है कि आपके जो कोल जाति के जो लोग हैं उनकी शारीरिक बनावट कैसी है। तो शारीरिक बनावट यूं है कि नाक की अगर मैं बात करता हूं तो उनकी नाक जो होगी चपटी नाक होगी, छोटा कद होगा, घुंघराले बाल होंगे, काला या फिर डार्क कलर की हम बात कर सकते हैं, सांवला कलर भी आप उसे नॉर्मली कह सकते हैं, तो उस कलर का होगा। तो मैंने आपसे कह दिया कि ये जो है इनका फिजिकल स्ट्रक्चर होगा। क्लियर बात होगी ना। तो हमने कुछ चीजों के बारे में डिफरेंट बातें कर ली। साथ साथ में आप लोग, जैसे कि मैंने घुंघराले बाल के आपसे बात कर ही रहा था, मोटे इनके होंठ होंगे। पिक्चर में आप लोग थोड़ा बहुत इस चीज को ध्यान रख सकते हैं कि किस प्रकार की ये जाति आपके पास में है। साथ में ये बात करते हैं, देखिए अब हम बात करेंगे, देखो फिजिकल स्ट्रक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन आपके क्या पूछ लिया जाता है कोल जाति से संबंधित। देखिए मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं कि कोल जाति जो है इस जाति के अन्य नाम भी आपके पास में देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक नाम है इनका मुंड और दूसरा नाम इनके पास इनका है जो कि आपका सवर। यानी कि कोल जाति के दो अन्य नाम हमको देखने को मिलते हैं, एक मुंड नाम होगा और एक आपका शवर नाम होगा। ये जो तीनों नाम हैं, इन तीनों नामों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है तो सुनिए। क्वेश्चन है कि ये बताइएगा कि उत्तराखंड की सबसे पुरानी या फिर उत्तराखंड की प्राचीनतम या फिर उत्तराखंड की आपकी पुरा जाति, सबसे पुरानी जाति कौन सी है, तो वो जाति है आपके पास में शबर, कोल या फिर मुंड जाति। तो सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे पहले पॉइंट के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो नोट करके मैं यहां पे थोड़ा लिख देना चाहता हूं। देखिए उत्तराखंड की प्राचीनतम या फिर सबसे पुरानी जाति जिसका नाम है कोल। ये मामला पहला क्वेश्चन हम लोगों का तैयार हो चुका है। ये बात क्लियर होगी ना। दूसरी बात को ध्यान रखिएगा कि अब आपके पास में और मैटर क्या पूछ लिया जाता है, इस चीज को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। देखिए जिस प्रकार से मैंने इनकी शारीरिक बनावट के बारे में आप लोगों को बताया, तो
अब बात उठती है कि ये शारीरिक जो बनावट है कुछ दिखने में अच्छा नहीं है, यानी कि इस शारीरिक बनावट के जो लोग हैं, कोल जाति के जो लोग हैं, इतिहासकारों ने कहा कि ये कुरूप और भद्दे लोग हैं। यानी कि मैं उनके विचारों की बात नहीं कर रहा हूं, यानी कि कोल जाति के अंतर की बात नहीं कर रहा हूं, उनके विचारों के, इनके भावों की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल बात कर रहे हैं उनके शारीरिक बनावट, जैसे उनके फेस हो गया, नए नक्श हो गए, उनकी शारीरिक बनावट है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इतिहासकारों ने कहा कि वे कुरूप और भद्दे दिखाई देते हैं। साथ साथ में एक और बात यहां पे देखने को मिलती है। देखें, पहला पॉइंट मैं यहां पे थोड़ा कोट कर देना चाहता हूं। इन्हें ऋग्वेद काल के अनार्य कहा जाता है। अनार्य कहा जाता है। अब देखिए, हमने कहा कि ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड, जो ऋग्वेद का जो काल आपके पास में चलता है, मैं लगभग बात करना चाहूंगा, इससे ज्यादा नहीं। देखिए, लगभग ऋग्वेद का टाइम पीरियड जो हमारे पास में चलता है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में चलता है। कितना? 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के टाइम पर चलता है। तो इसके बारे में आपके इतिहासकार कहते हैं कि इस कालखंड के जो लोग हैं, इस कालखंड के जो कोल लोग हैं, वे क्या हैं? वे आपके अनार्य लोग हैं। यानी कि आज जहां पर हिंदी में लग जाता है वो नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। यानी कि हमने कहा कि एक तो होंगे आपके आर्य और एक होंगे आपके अन, यानी कि जो नहीं है। यानी कि सिंपल सी बात हो गई, जो लोग आर्य नहीं हैं उनको अनार्य बोल दिया गया है। तो यानी कि हमारे पास में दो शब्द यहां पे देखने को मिलते हैं। एक शब्द आपके पास में होगा, यह है आर्य, और दूसरा शब्द होगा अनार्य। अब हमने कहा आर्य लोग कौन हैं? देखिए, जब आप लोगों ने इनकेस हमारी कुछ अन्य वीडियो को देखा होगा तो डेफिनेटली हमने इस चीज के ऊपर चर्चा भी की है। अगर आप हमारे पास में जुड़ने वाले नए सब्सक्राइबर हैं, नए श्रोता हैं, तो सिंपल समझिएगा कि आर्य लोग, आर्य जो है कोई जाति नहीं है, ये केवल और केवल भाव हैं। वे लोग, जो लोग कैसे हैं? जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो महान लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो कि कुलीन वर्ग, जो सभ्य वर्ग से आते हैं, वह समुदाय जो कैसा है? जिनको खाने की तमीज है, जिनको पहनने का तमीज है, जिनको सलीका है कुछ अच्छा काम करने का, उन्हें आर्य बोल दिया गया है आपके इतिहासकारों के द्वारा। सिंपल सी बात हो गई। अब आपके पास में भारतीय इतिहास में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य लोग कहां से रिलेटेड हैं, या फिर आर्य लोग भारत में जब आए तो वे कहां से आए? तो वे लोग आए आपके मध्य एशिया से। मेनली तौर पर मध्य एशिया की कोई कंट्री में आपको बोलना चाहूं तो उस कंट्री का नाम होगा ईरान। तो यानी कि ईरान से वे लोग आपके भारत में आए। सिंपल सी बात यह हो गई कि हमारे पास में आर्यों के आने से पहले हमारे पास में एक सभ्यता आपके इंडिया में चल रही है, जिस सभ्यता का नाम होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। ये जो सभ्यता है, इसी के आने के बाद आपके पास में क्या स्टार्ट होगा? आपके ऋग्वेद काल, उत्तर वैदिक काल और राजवंश आपके स्टार्ट माने गए हैं। इससे पहले आपका ये चीजें देखने को नहीं मिलती है, ये आपके इतिहासकार कह रहे हैं। परंतु काफी सारे बच्चे इस चीज पर अपोज जरूर करेंगे, उसमें कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई बात नहीं है। डेफिनेटली आप अपोज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों का कहना होगा कि सर आप राजवंशों की बात बाद में करते हैं, जबकि श्री कृष्ण हो गए, जबकि राम भगवान जैसे कि हम लोग मानते हैं, और उसी प्रकार से और भी राजवंश जो आपके हैं वो तो पहले चले गए। देखिए, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपकी मिथ में या फिर माइथोलॉजी में आ जाती हैं। वे चीजें जो पौराणिक हैं उन चीजों को हम लोग अलग रख देते हैं, और जो खुदाई से या फिर हमने साइंटिफिक तौर पर जिन चीजों को लिया हुआ है और आपके एग्जामिनेशन में जिस तरीके से पूछा जाता है, हम केवल उसी चीज के बारे में यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने कहा आप लोगों से कि आपके इंडिया में सबसे आर्यों के आने से पहले कौन लोग रह रहे थे,
उनको हमने कोल बोल दिया। क्लियर बात हुई ना। अब हमने जब इनको कोल बोल दिया और आर्य लोग बाद में इंडिया में आए, इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि आर्यों को तो हमने आर्य कह दिया, या फिर उन्होंने अपने आप को आर्य कह दिया, परंतु जो आर्यों से जो अलग लोग होंगे उन्हें क्या कह देंगे, अनार्य लोग कह देंगे। ये मामला तो आपको समझ में आ गया। जैसे कि सिंपल से बात करते हैं, हम लोग सारे के सारे अगर उत्तराखंड से जो आप लोग देख रहे हैं वो सारे के सारे आपके पहाड़ से बिलोंग करते हैं। हम सिंपल सी बात करते हैं कि जो लोग आपके गांव से हैं वो आपके ग्रामीण कहलाते हैं, परंतु जो गांव से बाहर के लोग हैं हम उन्हें बाहरी लोग कह देते हैं। तो उन बाहरी लोगों को ही आपके क्या बोल दिया गया है, जो अलग हैं, जो आर्यों से अलग हैं, उनको अनार्य बोल दिया गया है। तो यहां तक हमने बातें कंप्लीट कर ली आपके आर्यों की और अनार्यों की। तो ऋग्वेद काल के इन लोगों को क्या बोल दिया गया है, इनको अनार्य बोल दिया गया है। तो ये पॉइंट हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हमारे पास में आता है कि इनके जन्म से रिलेटेड, यानी कि जो आपके मुंडे या फिर कोल जाति है, इनका जन्म कहां से मान लिया जाता है। देखिए आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास में एक जाति है जिसे कहा जाता है ऑस्ट्रेलॉयड जाति। क्या बोला जाता है, ऑस्ट्रेलॉयड जाति। अभी हम समझते हैं क्या है ऑस्ट्रेलॉयड जाति और नीग्रिटो जाति। ऑस्ट्रेलॉयड जाति और नीग्रिटो जाति ने जब वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए या फिर शारीरिक संबंध स्थापित कर दिए, फिजिकल रिलेशनशिप की हम लोग बात करते हैं, उनके बाद जो उनके बच्चे पैदा होंगे, उनकी संतानें जो पैदा होंगी, उन संतानों का मिक्स रूप आपको देखने को मिलेगा और वही मिक्स रूप आपके कौन होंगे, कोल जाति आपको देखने को मिलेगी। ये मामला समझ में आया। तो पिक्चर में भी आपको डेफिनेटली दिखाई दे रहा होगा ऑस्ट्रेलॉयड जाति के लोग और नीग्रिटो जाति के लोग। ऑस्ट्रेलॉयड एक्चुअली बिलोंग कहां से करते हैं, तो मैं एक पिक्चर के माध्यम से आपको थोड़ा बता देना चाहता हूं। तो चलिए एक बार ही जरा हम लोग मैप को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल तरीके से मैंने आपका ये मैप बनाया। तो ये है आपका अफ्रीका और ये पड़ गया भाई आपका सेकेंड। तो ये आपका अफ्रीका पड़ गया। तो ये पड़ जाता है आपका अरब वाला रीजन और ये पड़ गया आपका इंडिया। और इधर साइड से हम लोग चलते हैं आपका बांग्लादेश वाला रीजन हो गया, ये आपका म्यांमार वाला रीजन हो गया। और इसी के बाद हमारे पास में इंडोनेशिया, आपने सुना होगा जकार्ता वाला रीजन, तो यहां पर हम लोगों ने ये भी बना दिया। इसी तरीके से इधर साइड पे फिलीपींस आपका पड़ जाता है और नीचे यहां पर इस तरीके से एक आपका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट पड़ता है, महाद्वीप पड़ता है, जिसे कि हम लोग क्या कह देते हैं, ऑस्ट्रेलिया कह देते हैं। तो ये हो गया आपका यहां पर ऑस्ट्रेलिया। ये यहां पर मैंने कहा ये आपका इंडोनेशिया, ये मैंने कहा यहां पर है आपका फिलीपींस, ये हो गया फिलीपींस। और उसी प्रकार से ऊपर आपका इधर साइड पर जापान पड़ जाता है। ठीक हो गया। चलिए फिर तो ये पड़ गया आपका इंडिया यानी कि भारत, ये पड़ गया यहां पर आपका अफ्रीका। ठीक है, अब आपको बात को थोड़ा समझना। अफ्रीका की मूल जाति जो है उसे क्या बोल दिया जाता है, नीग्रिटो कहा जाता है। और पिक्चर्स में भी आपको पता चल रहा होगा कि नीग्रिटो जाति का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि देखिए बड़ा शरीर होगा, बड़ा सर होगा, जो बाल होंगे आपके सिर के, वो बाल कैसे कि घुघराले बाल हैं और आपके स्किन से, आपके जो सिर का जो स्किन है उससे क्या हुआ है, चिपके हुए बाल हैं। मोटी नाक है, छोटा कद है और सांवला या फिर काला कलर, डार्क कलर हम लोग इसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार का नीग्रिटो जाति का क्या हो गया, फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया। दूसरी बात हम करें कि इंडोनेशिया, इधर वाले रीजन पर हमारे पास में मनुष्यों की एक जाति पाई जाती है, इसे कहते हैं ऑस्ट्रेलॉयड जाति। क्या बोल देते हैं,
ऑस्ट्रेलॉइड जाति। ये जो ऑस्ट्रेलॉइड जाति है ये भी करीबन करीबन काला या फिर आप उसे सांवले लोग कह सकते हैं। पिक्चर में भी आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। क्लियर हो गया। स्किन से जुड़े हुए बाल नहीं हैं बिल्कुल भी सर से, वे थोड़ा ऊपर पफ खाए हुए बाल हैं परंतु घुंघराले जरूर हैं। मोटी नाक ऑब्वियसली आप लोग देख सकते हैं, साथ साथ में चपटी भी कह सकते हैं आप उसे, साथ साथ में सांवला कलर हमने कहा। हाइट के हिसाब की अगर मैं बात करूं तो नीग्रेटो जाति जो आपकी अफ्रीका की है उससे थोड़ा ये लंबे लोग आपको देखने को मिलेंगे। हष्ट पुष्ट शरीर होगा दोनों का, नीग्रेटो का भी और आपके ऑस्ट्रेलॉइड का भी। तो हमने ये समझ लिया कि यहां की ऑस्ट्रेलॉइड जाति और यहां की नीग्रेटो जाति ने जब आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए तो तब जाके इंडिया में या फिर आपके उत्तराखंड के क्षेत्रों पर हमें एक जाति देखने को मिलती है जो उनकी संतानें होंगी वो कहेंगे आपके कोल जाति। आई होप आपको ये मामला बहुत भली भांति समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं कुछ अन्य चीजों के बारे में, जैसे कि तो 2 पॉइंट हमारे यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं, 3 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति कोल जाति, उत्तराखंड में इन्हें अनार्य कहा गया है और ऑस्ट्रेलॉइड जाति और नीग्रेटो जाति के माध्यम से कोल जाति का निर्माण आपका मान लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास में एक इतिहासकार हैं, इन इतिहासकार का नाम है शिव प्रसाद डबराल चारण, जिन्हें आप लोग क्या कह देते हैं, उत्तराखंड का एनसाइक्लोपीडिया कह देते हैं या फिर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कह देते हैं। इन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कुछ आज के समय पर भी ऐसे प्रचलित शब्द हैं या फिर आपके कह सकते हैं कि नॉर्मल, जैसे कि बर्तनों के नाम की हम बात कर देते हैं, नॉर्मली जो हमारे संस्कारों में जो नाम आते हैं उनकी बात कर लेते हैं, या फिर कुछ स्थानों के जो नाम हैं उन नामों में कुछ ऐसे शब्द जुड़े हुए हैं जो कि आपके कोल जाति से रिलेट माने जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रत्यय भी आपके पास में होंगे, सफिक्स जिनको कि आप लोग कह देते हैं। तो हमने कहा कि सिंपल सी बात को समझते हुए चलना भाई आप लोग जरा, तो हमने कहा कि आपकी कोल जाति, कोल भाषा के प्रत्यय, कोल भाषा के प्रत्यय समझना एक बात को जरा कि जो प्रत्यय होते हैं किसी भी शब्द के शब्दांश होते हैं, किसी भी शब्द के शब्दांश आपके होते हैं, उसी में आपका उपसर्ग भी आप लोग पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? उपसर्ग भी पढ़ लेते हैं। तो हमने कहा किसी भी शब्द के अंत में लगने वाले, किसी भी शब्द के, मान लो यही शब्द है आपका प्रत्यय, तो उसके अंत में लगने वाले जो शब्दांश होंगे उनको प्रत्यय बोला जाता है, और किसी भी शब्द के शुरुआत में लगने वाले शब्दांशों को आपका उपसर्ग बोल दिया जाता है। ये मामला समझ आया? मैं ज्यादा हिंदी के टॉपिक पे नहीं आना चाहूंगा, ठीक है? आप उसे भलीभांति समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं आप लोगों से। तो अब हम समझते हैं कि कोल जाति के वे कौन कौन से आपके प्रत्यय हैं जो कि आपके उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, जैसे कि लिखते हैं ता हो गया, डा हो गया, ता डा टा हो गया, और भी कई सारे होंगे वैसे तो, बस मैं कुछ शब्दों के बारे में लिखना चाहूंगा। गढ़ हो गया, आपका गाढ़ हो गया, ठीक है? जैसे कि अब प्रत्ययों को ना बोलूं तो और भी शब्द हमारे पास में हैं, जैसे कि बड़ हो गया, बेर हो गया, और भी शब्द देखने को मिलते हैं। अब मैं कुछ स्थानों के अगर नाम लिखूं तो आपको समझ में आने लग जाएगा। भले ही ये प्रत्ययों से संबंधित नहीं होंगे परंतु नाम जरूर आपके समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहला नाम हमारे पास में है जिसे कहा जाता है कोलासुर। देखो कोलासुर जो है वो आपके श्रीनगर का पुराना नाम है। तो यहां पे आप लोग देख रहे होंगे
कोल शब्द आ रहा है। तो इस वजह से इतिहासकारों ने कहा कि श्रीनगर का जो पुराना नाम कोलाशुर है, कोलाशुर का जो क्षेत्र है, वहां पे आपके जो शब्द ये कोलाशुर जो मिला है तो वो क्या है, कोल जाति से ही संबंधित है। उसी प्रकार से दूसरा शब्द हमारे पास में मिलता है जिसका नाम है कौलागढ़। क्या मिलता है, कौलागढ़। देखिए यहां पे आपको गढ़ शब्द मिल चुका है और स्टार्टिंग में आपको कौल को आप कोल समझें, आगे चल के देखिए हम लोग बहुत सारी चीजों को समझने वाले हैं। तो यहां पर कौल जो है कोल से ही संबंधित माना गया है। आगे चल के कोलाशुर और कौलागढ़ के बारे में हमको बहुत डिटेल में जानकारी प्राप्त करनी है। बस एक चीज आप लोग जरूर समझिएगा, कोलाशुर को हम लोग श्रीनगर के क्षेत्रों में समझेंगे और कौलागढ़ को हम डैम के माध्यम से समझेंगे। जो कौलागढ़ डैम आपके पौड़ी गढ़वाल में पाया जाएगा, पश्चिमी रामगंगा घाटी या फिर पश्चिमी रामगंगा नदी पर बनाया हुआ। तो यहां से ये भी पॉइंट आपका आज क्लियर हो चुका है। तो कई सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने इस जाति से रिलेट करते हुए समझ लिया। और भी कई सारे स्थान आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे कि दुगड्डा, जैसे कि एक शब्द आता है आपके पास में दुगड्डा, जैसे कि एक और शब्द जो ध्यान रखना, ये स्थानों के नाम होंगे दुगड्डा। क्लियर। एक नाम आता है आपके पास में कोल डूंगरी, कोल डूंगरी, तो ये भी हमारे पास में क्या होगा, स्थान का नाम होगा। तो इतने स्थानों के जो नाम है कोल भाषा से संबंधित माने गए हैं। और भी कुछ और चीजों को देख लेते हैं, स्थानों के नहीं और कुछ चीजों को, जैसे कि हमारे पास में एक शब्द आता है झगुली और टोपली, झगुली एंड टोपली। ये जो झगुली और टोपली जो शब्द है ये कोल भाषा से ही रिलेट मान लिए गए हैं। देखिए यहां पर ली शब्द यहां पर आपका आ रहा है। झगुली मतलब जो बच्चों, देखो आपको ध्यान रखना होगा, देखिए मोस्टली ऐसे होंगे जिन बच्चों को झगुली का मतलब पता नहीं है, तो अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। जो बच्चों को, जो गर्ल चाइल्ड होती है, तो गर्ल चाइल्ड जो छोटी बच्ची होती है उनको जो छोटी छोटी फ्रॉक्स पहनाई जाती हैं उनको झगुली बोल दिया जाता है। ये समझ में आया आपको। उसी प्रकार से टोपी जो होती है उसे टोपली बोल दिया जाता है। और यहीं पर एक शब्द और देखने को मिलता है जिससे हम लोग क्या बोल देते हैं, धगुली बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, धगुली बोल देते हैं। देखो पहाड़ी क्षेत्रों में जब जो बॉय चाइल्ड होता है, जो लड़का होता है, बच्चा होता है, तो उसका जब क्या किया जाता है, चूड़ा कर्म किया जाता है, बाल गिराए जाते हैं, चूड़ा कर्म मुंडन किया जाता है, जिससे कि हम लोग नॉर्मली तौर पर जडवान कह देते हैं। पहाड़ी भाषा का शब्द है जडवान। तो इस जडवान में हम लोग उसके बाद बच्चे को कुछ गिफ्ट उपहार के तौर पर क्या पहनाते हैं, धगुली, आपकी क्या पहनाते हैं, धगुली पहना दिए जाते हैं। तो आई होप आपको मामला समझ में आ गया होगा। और जो 90s के जमाने के जो बच्चे होंगे, जिनको मामला चीजों क्लियर होगा, स्टूडेंट जो हमारे होंगे, उनको ये समझ में आ रहा होगा कि चांदी की धगुलियां उस समय पर बनाई जाती थी, चूड़ियों की तरह ही, आपका कंगन की तरह, या फिर आप ब्रेसलेट भी कह सकते हैं नॉर्मली तौर पर आजकल के, है ना, या फिर आपके तांबे के भी बना लिए जाते थे। जिस प्रकार से जिस परिवार की स्थिति होती थी उस प्रकार से उनको बना दिया जाता। तो झगुली, टोपली, हमारे पास में और शब्द भी मिलते हैं, जैसे कि झगड़ा, रगड़ा, ये शब्द भी हमको देखने को मिलने लग जाते हैं। उसी प्रकार से एक और शब्द है जैसे कि फुलटा, फुलटा भी शब्द हमको देखने को मिलता है। जो टिहरी क्षेत्र के जो लोग होंगे गढ़वाल के, उनको डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा फुलटा क्या होता है। पौड़ी गढ़वाल में या फिर उत्तरकाशी वाला रीजन हो गया, चमोली वाला रीजन हो गया, या फिर आपके अन्य क्षेत्र जो कुमाऊं के रीजन जो हो गए, हो सकता है कि वहां पर कुछ अलग शब्दों का यूज किया जाता होगा। फुलटा को थोड़ा आप लोग थोड़ा समझिएगा। डिगचू भी उसको बोल दिया जाता है। जो फुलटा होता है उससे आपका एक और शब्द मिलता है जिससे कि हम क्या कह देते हैं, डिगचू भी बोल देते हैं। ये जो डिगचू होता है, वो फुलटा होता है, वो नॉर्मली तौर पर पानी गर्म करने के लिए यूज में लाया जाता है। साथ साथ में कई सारे लोग जो है इसमें चावल बनाने का भी, झंगोरा वगैरह बनाने का भी काम करते हैं। तो हमने कुछ शब्दों को यहां पर क्लियर कर दिया। बस एक लास्ट शब्द में यहां पे थोड़ा आपके पास में बता देना चाहता हूं।
जितने भी लोग देखिए पहाड़ों से बिलोंग करते हैं, उनको जब मैं ये शब्द लिख रहा हूं तो आपको मामला सब में आ गया होगा। देखिए मैंने शब्द लिखा बड़, मैंने क्या लिखा बड़, कहीं कहीं पर इसे बेर भी बोल दिया जाता है। यानी कि अगर मैं एक और इसको लिखूं बण, अब डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा, बण बोलूं, बड़ बोलूं, बेर बोलूं, तो ये शब्द जो है इसका अर्थ होता है वन। यानी कि जो आपके जहां पे बड़े बड़े पेड़ वृक्ष वगैरह जो वन होते हैं, जंगल होता है, उसको वन बोल दिया जाता है। और हिंदी का वर्ड है वन, और हमारी पहाड़ी भाषाओं का वर्ड है बड़ हो गया, बण हो गया, या फिर बेर हो गया। इसी से रिलेटेड हमारे पास में स्थानों के भी नाम आ जाते हैं, जैसे कि बड़कोट। क्या आ जाता है? बड़कोट। मालूम से क्या? बड़ का मतलब हो गया वन, और कोट का मतलब होता है निवास स्थान। कोट का मतलब क्या हो गया? निवास स्थान। यानी कि जिस वन में निवास किया जाता है, जिस वन में लोग रहते हैं, उसे बड़कोट बोल दिया जाता है। ये मामला आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से कई सारी चीजें हमारे पास में देखने को मिलने लग जाती हैं। ये ठीक हो गया। यहीं पर एक और चीज आप लोग समझ जाएगा, वैसे आगे चल के हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। गढ़ का मतलब होता है किला, फोर्ट आप उसे कह देते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, गढ़ का मतलब क्या होता है? किला। आप उसे फोर्ट कह देते हैं, जिस प्रकार से दिल्ली का लाल किला यानी कि रेड फोर्ट। मामला समझ में आ गया? तो चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने मामले को कर दिया क्लियर। इसके बाद इसको करते हैं इरेज और फिर बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। देखिए तो देखें, तो अभी तक हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को क्लियर कर लिया। इसके बाद एक आध पॉइंट को और क्लियर कर लेते हैं। देखिए, आपके इतिहास को लिखने का काम एक इतिहासकार करते हैं। वैसे कई सारे इतिहासकार हैं, परंतु उनमें से एक व्यक्ति हैं, एक इतिहासकार हैं, जिनका नाम है घनश्याम जोशी। घनश्याम जोशी का यह मानना है कि उत्तराखंड की जो निम्न जातियां हैं, निम्न जातियों का मतलब यह हो गया कि जो लोअर कास्ट हैं, इन लोअर कास्टों का संबंध कोल जाति से है। यानी कि उनका सिंपल सा यह कहना है कि उत्तराखंड की निम्न जातियां या फिर उत्तराखंड के जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं, वही कोल लोग हैं। परंतु इसमें सारे के सारे जो इतिहासकार हैं वो मौन हैं, उनको नहीं पता क्लियर। क्योंकि आगे चल के काफी सारे इतिहासकार हमको ये बताने वाले हैं कि उत्तराखंड के जो अब जो कोल जाति के जो पहले के जो लोग थे, वे अब उत्तराखंड में बिल्कुल भी पाए नहीं जाते। वे कुछ उदाहरण भी, कुछ एग्जाम्पल भी हमारे पास में प्रस्तुत करते हैं। परंतु फिलहाल हम लोग आपके घनश्याम जोशी के बारे में बात कर ली हम लोगों ने, ये मामला क्लियर हुआ। इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन लोगों का, जो कोल जाति के जो लोग थे, इन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, और एक एक करके उन चीजों को समझ लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास में इन लोगों का मुख्य व्यवसाय यानी कि कोल जाति का मुख्य ऑक्यूपेशन, उनका व्यवसाय, पेशा क्या है? तो पेशा है या फिर व्यवसाय है कृषि कार्य करना, एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग करना। यह मामला क्लियर हो गया। बातों को समझ गया आप लोग ना? तो हमने क्लियर कर दिया कि कोल जाति का मुख्य व्यवसाय कौन होगा? कृषि होगा। ये बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहां पर देखिए दूसरी बात करते हैं। कुछ ज्यादा चीजें हमको इनके बारे में नहीं पता है, जो भी चीजें होंगी वो मैं आपको आज के वीडियो सेशन में कंप्लीट करवा दूंगा। तो देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिएगा यहां पर एक सामाजिक प्रथा देखने को मिलती है, सोशल सिस्टम देखने को मिलता है। सामाजिक प्रथा, सामाजिक प्रथा देखने को मिलती है। इस सामाजिक प्रथा का नाम होगा कुमार कुमारी प्रथा। क्या नाम होगा? कुमार कुमारी प्रथा। प्रथा देखिए, कुमार शब्द जो है वो लड़के के लिए यूज किया जाता है, यानी कि बॉय के लिए यूज किया जाता है, और कुमारी जो शब्द है ये लड़की के लिए यानी कि गर्ल के लिए यूज किया जाता है। ये मामला समझ में आ गया।
कुमार का मतलब होता है, समझना, कुमार का मतलब होता है कि जो राजाओं की जो संतानें होती हैं, यानी कि जो राजकुमार होते हैं, उनको कुमार बोल दिया जाता है। देखिए, राजकुमार बेटा नॉर्मली तौर पर आप उन्हें समझ सकते हैं। कुमार का मतलब अलग अलग भाषा, अलग अलग चीजों में लिया जाता है, अलग अलग यानी कि अनेकार्थी भी आप लोग इसे कह सकते हैं। कुमार का मतलब कहीं कहीं पर बेटा से रिलेटेड किया जाता है, और कहीं कहीं पर जब हम लोग उत्तराखंड की आगे चल के क्या पढ़ने वाले हैं, इतिहास पढ़ेंगे, तो वहां पे देखने को मिलेगा कि कुमार का मतलब जो है राजा के बेटे से संबंध माना जाता है, जैसे कि कुमार कार्तिकेय। क्लियर बात होगी ना। चलिए देखिए, आगे चल के डिस्कस करेंगे। उसी प्रकार से कुमारी का मतलब होता है कि लड़की जो संतान है उसको कुमारी बोल दिया जाता है। कुमारी और कुंवारी जैसे डिफरेंट मैटर, बात को समझने की कोशिश करना। तो चलिए, तो यहां तक मैटर हम लोगों ने देख लिया। तो कुमार कुमारी प्रथा एक्चुअली है क्या? इससे पहले कि मैं कुमार कुमारी प्रथा आपके पास में ले जाऊं, मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं। क्योंकि देखिए, जो ये कोल जाति के जो लोग थे, इन लोगों पर उत्तराखंड में आपके किरातों का, क्योंकि मैंने दूसरी जाति आपको बताई थी किरातियों का आक्रमण होगा, साथ साथ में द्रविड़ जातियों का भी आक्रमण होगा। जब आक्रमण होगा तो ये उत्तराखंड के वेस्ट ईस्ट वाले पार्ट में, अगर मैं ये कहूं कि ये उत्तराखंड हो गया, और इधर वाले भागों में ये क्या कर देते हैं, भाग जाते हैं, फिर चले जाते हैं। और इसी समय यहां पर एक जाति निवास कर रही होगी आगे चलकर, और उसका नाम होगा, जो हमने लास्ट जाति पढ़ी जिसका नाम था भोटांतिक, यानी कि भोटांतिक जाति यहां पर निवास कर रही थी। जब कोल जाति के लोग भोटांतिक जातियों के संपर्क में आए तो भोटांतिकों की सामाजिक प्रथा एक चल रही थी जिसे कहा जाता था युवा ग्रह प्रथा। एक प्रथा चल रही थी आपके भोटांतिकों में जिसका नाम था युवा ग्रह प्रथा। इस युवा ग्रह प्रथा को मैं बहुत डिटेल में आपको आगे चल के समझाऊंगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि हम इसके बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं। देखो, युवा ग्रह प्रथा में होता क्या है, युवा का मतलब यूथ हो गया, समझते हैं आप लोग ना, जो जवान लोग हैं। ग्रह का मतलब घर हो गया, प्रथा का मतलब सिस्टम हो गया, जो कि चलन चल रहा है संस्कृति के तौर पर। तो युवाओं को, लड़का और लड़कियों को एक घर में बुलाया जाता है। उस घर में वे जब आपस में मिलते हैं तो अपना जीवन साथी चुनने का उनको पूरा का पूरा क्या होता है, स्वतंत्रता, या फिर इंडिपेंडेंट रहते हैं। यानी कि वो सिंपल ढंग से अपने जीवन साथी को वहां पर चुन सकते हैं। सेम प्रथा कुमार कुमारी नाम से हमको कहां पे देखने को मिलेगी, कोल जाति में देखने को मिलेगी। तो यानी कि सिंपल सी बात ये हो गई, क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाए कि आपके कोल जाति में पाई जाने वाली कुमार कुमारी प्रथा इनके पास में कहां से आए, या फिर किनके संपर्क में रह के आए, तो सिंपल सी बात हो गई कि भोटांतिकों के प्रभाव में आकर उन्होंने ये प्रथा अपनाई, या फिर ये प्रथा सीखी, परंतु उन्होंने उसे सेम नाम नहीं दिया, उन्होंने इसे कुमार कुमारी प्रथा नाम में दिया। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि भोटांतिकों के प्रभाव में आकर या फिर संपर्क में आकर, या फिर उनके यानी कि जब उनके साथ में रहे तो धीरे धीरे वो चीजें सीखते रहे। ये मामला क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं और क्या मामला है। तीसरा पॉइंट देखिए, अभी तक हमारे पास में ये खोज का विषय चल रहा है, और मैं फिर भी इसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। खोज का विषय ये चल रहा है कि संभवतः सैंधव सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता से इनका संबंध था। कोल जाति का संबंध संभवतः किससे था, सिंधु सभ्यता से था। अब हम लोग बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता से संबंध कैसे है। तो सिंपल सी बात हो गई कि सिंधु सभ्यता के
लोगों की सामाजिक प्रथाएं, जो सामाजिक प्रथाएं, सोशल जो सिस्टम इनके चल रहे हैं, सिंधु सभ्यता के लोगों की सामाजिक प्रथाएं व कोलों की सामाजिक प्रथाएं, कोलों की सामाजिक प्रथाओं में समानता, सामाजिक प्रथाओं में समानता देखने को मिलती है। समानता मतलब सिमिलर है, सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। अब बात आपके इतिहासकार कहते हैं कि भाई सिमिलैरिटी कैसे देखने को मिलती है, तो समझें आप लोग जरा। तो सिमिलैरिटी ये है कि जिस प्रकार से सिंधु सभ्यता के लोग, पॉइंट आप लोग समझना, मामला समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार से सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते हैं, जब कोई उनके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, उस मृत्यु के बाद उनकी डेड बॉडीज को, उनके शव को जंगल में रख दिया जाता है या फिर जंगल में फेंक दिया जाता है। क्यों फेंक दिया जाता है? क्योंकि अभी आपके सिंधु सभ्यता के स्टार्टिंग की मैं बात करता हूं, तो उन लोगों में आपके इसी प्रकार से दफनाने की प्रथा देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया? आप बोल रहे हैं कि आपका सोच रहा ये होगा कि सर आपने तो ये बोला कि दफनाने की प्रथा है और वो तो शवों को तो वहां डाल रहे हैं। अभी समझिएगा आप लोग। जिन लोगों ने हमारी इससे पहले की वीडियो चेक कर ली होगी, महापाषाण काल वाली, उनको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो सिंधु सभ्यता के लोग जिस प्रकार से डेड बॉडीज को जंगल में डाल देते थे, उसके बाद जानवर जो है उनके मांस को खा लेते थे, और उसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग उन कंकाल तंत्र को, जो भी हड्डियां जो बची हुई है, जो जानवर ने छोड़ दी है, खाई नहीं है, उन हड्डियों को लाया जाता है। उसके बाद एक गड्ढा कर दिया जाता है और गड्ढे में उनको, यानी कि जो कंकाल जो आपका पास मिला है उसको डाल दिया जाता है। जो हड्डियां मिली हैं उन हड्डियों को रख दिया जाता है और उसके बाद उसको ढक दिया जाता है। सेम प्रथा हमको आपके कोलों में भी देखने को मिलती है। यानी कि जैसे मैंने आपको कहा कि शवों को जंगल में छोड़ना व हड्डियों को मिट्टी के बर्तन, सॉइल पॉटरी कह सकते हैं आपसे, मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा करके दफनाना। बस मैंने शॉर्ट में ये चीजें लिख दी, तो ये मामला समझ में आ गया। तो इस प्रकार की प्रथा भी हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके सिंधु सभ्यता के लोग जिस प्रकार से भूत प्रेत हो गया, पिशाच हो गए, जादू टोना हो गया, या फिर आपके पास में, यानी कि इसी प्रकार की चीजों को जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते हैं, उसी प्रकार से आपके ये लोग भी यहां पर देखने को मिलता है। यानी कि कोल जाति में भी ये चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो अभी तक हम लोगों ने समझ लिया कि मामला आपका चल क्या रहा है। तो चलिए, तो यहां तक हमने मामले को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद की बातों को आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं एक बारी इरेज। तो हमने कह दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये करते हैं और ये लोग भी इस प्रकार का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए यहां पर इन लोगों, कोल जाति के लोगों के द्वारा किन किन चीजों की पूजा की जाती है। जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी आपके प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, जैसे कि वृक्ष की पूजा करना, जैसे कि नाग पूजा करना, जैसे कि आपके देखो ये इतिहासकार कह रहे हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भाई आपके आध्यात्म वहां पे नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता में, कुछ कह देते हैं कि है। तो मैं उन्हीं के बारे में आपसे बात कर रहा हूं जिन्होंने कहा है। तो नाग पूजा करना, वृक्ष पूजा करना या फिर बादलों की पूजा करना, इस प्रकार की चीजों की पूजा करना यहां पे देखने को आपको मिलना स्टार्ट लग जाएगा। तो यहां पे देखिएगा प्रकृति पूजा, नेचर वर्शिप, प्रकृति पूजा करना, नेचर वर्शिप करना। यहीं पर ही वृषभ पूजा, वृषभ का मतलब होता है उत्तराखंड की, अगर मैं बात करूं हिमालयी जेबू या फिर हिमालयी
सांड की मैं बात कर सकता हूं, या फिर कहीं कहीं पर इसे बैल भी बोल दिया गया है। इनकी पूजा करते हैं, वृषभ की पूजा करते हैं। उसी प्रकार से लिंग पूजा करना, लिंग पूजा, उसी प्रकार से आपके पास में और भी नाग पूजा करना, जादू टोना तो मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना, और भूत प्रेत की मैं आपको बातें बता ही चुका हूं। साथ साथ में जागर प्रथा और पशु बलि, जागर भी ये लोग गाते हैं और पशु बलि भी ये लोग देते हैं। तो हमने कह दिया कि इस प्रकार की चीजें, जिस प्रकार की चीजें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती हैं, उसी प्रकार से कोल जाति में भी आप लोगों को देखने को मिलने लग जाएंगी। तो यहां तक तो था आपके कोल जाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। बस एक और अंतिम बात रह रखी है, उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। अंतिम बात यह है कि कुछ इतिहासकारों का यह मानना है, कुछ इतिहासकार में साथ साथ में सेंटेंस भी लिख लेता हूं ताकि आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जैसे आप लोग चाहें। तो चलिए मैं ऊपर का मैटर तो डिलीट कर देता हूं, इरेज करते हैं। तो देखिए भाई जरा, देखिए, तो हमने कहा कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार, कुछ इतिहासकारों, हिस्टोरियंस के अनुसार विष्णु के, भगवान जो विष्णु हैं, विष्णु के 10 अवतारों में से 10 अवतारों में से कुछ अवतार जो हैं, जैसे कि में से कूर्म, कूर्म का मतलब कछुआ, जैसे कि मत्स्य यानी कि मछली, मछली, जैसे कि आपका वराह, जैसे कि सुअर, और जैसे कि आपका नरसिंह, नरसिंह, नर यानी कि आदमी और सिंह मतलब शेर। तो आपको पता चल रहा होगा। तो हमने कहा विष्णु के 10 अवतारों में से कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार जो हैं वो कोलों की कल्पना की देन है, या फिर कोलों की देन माना जाता है। सिंपल से हमने कहा कि ये जो अवतार हैं वो कोलों की कल्पना या फिर देन माना जाता है। कौन बोल रहे हैं? कुछ इतिहासकार ये मानते हैं। तो अब हमने आपके कोल जाति वाले टॉपिक को कर लिया यहां पर फिनिश। आई होप आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी, मैं उम्मीद भी करता हूं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये जानकारी, ये चीजें पसंद आई हैं तो साथ साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक लाइक और एक कमेंट करके हमारे उत्साह को उत्साहवर्धन जरूर करें। साथ साथ में जब आप लोग इस प्रकार से काम करेंगे तो डेफिनेटली हमको हर्ष होगा, उल्लास होगा कि हमें और भी जाके आपके लिए और मेहनत करनी है। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ में अभी तक बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्द ही आने वाली है और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दूसरी जाति के बारे में जिसका नाम होगा किरात जाति।